नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले लेसन में हमने देखा था गुप्त वंश के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके पहले हमने देखा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। गुप्त डायनेस्टी को हमने अच्छे से देखा था। फिर अब आती है दोस्तों हमारी गुप्ता डायनेस्टी के बाद की जो डायनेस्टीज है, दैट इज पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज के बारे में आज हम देखेंगे कि गुप्त वंश के पतन के बाद अब कौन कौन सी और डायनेस्टीज आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उनमें से हमारी रहती वाकाटक डायनेस्टी। मैंने आपको जब गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारा जो वाकाटक डायनेस्टी है उसके एक रूलर है जिनका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। उनकी शादी होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से। तो यहां से हमारा वाकाटक और हमारा जो गुप्त साम्राज्य रहता है उनकी दोस्ती अच्छी होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। क्यों? थ्रू मैरिज अलायंस के थ्रू, है ना, वैवाहिक संबंध के थ्रू इनके मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे वाकाटक डायनेस्टी के रूलर थे ये लोग हमारे ब्राह्मण हुआ करते थे और हमारे मुख्यतः ये लोग शैव धर्म को माना करते थे। लेकिन रुद्रसेन द्वितीय की जब शादी हो जाती है हमारी किससे, हमारी शादी होती है इसकी प्रभावती गुप्ता से, तो ये क्या करता है, वैष्णव धर्म को मानने लगते हैं। तो ये चीजें भी हम देखेंगे सारी चीजें। और ये लोग मेनली डेक्कन वाले रीजन में रहा करते थे। डेक्कन वाले रीजन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा डेक्कन वाला रीजन है दोस्तों। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा डेक्कन रीजन है, ये हमारा भारत देश है ना। और यहाँ पे हमारा पूरा गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स रहा करते थे। ये हमारा पल्लव, ये हमारे चोल, ये हमारे पांड्याज, ये हमारे चेराज, और ये जो है हमारा ये वाकाटक डायनेस्टी के रूलर्स यहाँ पे रहा करते थे। फिर हम कदम्बास के पढ़ेंगे, गंगास के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया क्या कि गुप्त साम्राज्य के ये लोग समकालीन थे। इट मींस दैट दे आर कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी रूलर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इनकी अब हमको जानकारी कहां से पता चलती है। तो इनकी जानकारी दोस्तों हमको पता चलती है हमारे प्रभावती गुप्ता के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जानकारी हमको पता चलेगी प्रभावती गुप्ता के पूरे ताम्र पत्र से। कहां के ताम्र पत्र से? पूरे कॉपर प्लेट से हमको इनकी जानकारी पता चलती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इनके बारे में हमको पता चलता है रिद्धपुर ताम्र पत्र से पता चलता है, दैट इज रिद्धपुर कॉपर प्लेट से पता चलता है। और हरिसेन के बारे में आपने जानते होंगे कि हरिसेन ने क्या लिखवाया है, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। क्या ये वही हरिसेन है जिसने समुद्रगुप्त की बहुत तारीफ की थी, है ना? जी हाँ, ये वही है। तो इनने अजंता गुफा अभिलेख में हमको बताया है वाकाटक के बारे में। और अगर मैं आपसे इनके संस्थापक की बात करूं साथियों तो इनके संस्थापक का नाम है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति हमारे वाकाटक वंश के संस्थापक थे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में कि इनको वंश केतु की उपाधि मिली हुई थी। तो ये चीज आपके लिए याद रखने वाली है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका वंश कौन सा था, तो ये ब्राह्मण कहलाए जाते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन और प्रवरपुर। तो ये इनकी राजधानी आपको याद रखनी है। और आगे चलकर हमारे एक प्रतापी राजा आएंगे प्रवर सेन। तो प्रवर सेन के नाम पे ही हमारी राजधानी पड़ेगी प्रवरपुर। और ये हमारा जो नंदीवर्धन ये वाला जो रीजन है ये हमारा नागपुर आप जानते होंगे, है ना, नागपुर वाले रीजन के आसपास का ये रीजन है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगर मैं आपसे इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूं, राज्य चिन्ह की, तो ये था हमारा गंगा प्रतीक, है ना। और नेक्स्ट आता है इनका मूल क्षेत्र था बरार वाला, दैट इज विदर्भ वाला क्षेत्र। आपने काफी बार एमपी पॉलिटी में मध्य प्रदेश के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एमपी जीके की, उनने पढ़ा होगा सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन, है ना। तो इन लोगों का भी मेन रीजन कौन सा था, बरार वाला रीजन था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर साथियों अगला आता है हमारा कि विंध्य शक्ति। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं हमारे अब कौन आते हैं, सबसे पहले प्रवरसेन प्रथम आते हैं। प्रवरसेन प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके पिताजी का नाम क्या था, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति की अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो हमारे विंध्य शक्ति को ही हम क्या कहते थे, वंश केतु कहते थे। और इनने अपनी राजधानी कहां बनाई, नंदीवर्धन और प्रवरपुर में बनाई। और इनका मूल क्षेत्र कौन सा था, बरार। अब इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम हमारा रहता है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम की अगर मैं बात करूं तो 270 से लेकर 330 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और नेक्स्ट इनको उपाधि मिलती है सम्राट की उपाधि। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि वाकाटक वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। और इन्हीं के नाम पे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रवरपुर नाम पड़ता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों हमारे आते हैं प्रवरसेन प्रथम के बारे में ही अगर आपको मैं बताऊं, बहुत पावरफुल रूलर थे। तो जो पावरफुल होते हैं वो लोग क्या करवाते हैं, कंडक्ट, वो लोग कंडक्ट करवाते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ किसने कंडक्ट करवाया था, हमारे प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। कितनी बार करवाया था सौरभ सर, 4 बार अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, हमारे प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आता है दोस्तों हमारा कि विदर्भ, बरार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में ये लोग फैले हुए थे। और अगर मैं आपसे इनके धर्म की बात करूं तो इनका धर्म था हमारा ब्राह्मण धर्म। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है साथियों, एक बार फिर से मैं आपको इनका रीजन दिखा देता हूं। तो ये हमारे वाकाटक वाला रीजन है, वाकाटक डायनेस्टी का, है ना। आगे चलकर मैं आपको इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके कंटेम्पररी थे मेरे प्यारे साथियों, गुप्त वंश के। और ये आपको लिच्छवी दिख रहा होगा, तो क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने किसी लिच्छवी की रानी की, मतलब वहां की राजकुमारी से क्या विवाह किया था क्या? जी हाँ, किया था। और राजा रानी प्रकार के मुद्राएं जो थी उन्होंने जारी करवाई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट हमारा दोस्त, और चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं तो वही हमारे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, किसके? गुप्त वंश के। लेकिन हमारा एक सूफिया अभिलेख था, कहां का? रीवा का। उसमें किसको कहा गया है वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का? घटोत्कच को कहा गया है, जो कि दूसरे नंबर का रूलर था। लेकिन था कौन असल में रूलर, सबसे पहला संस्थापक? तो हमारा पहला संस्थापक था श्रीगुप्त। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है साथियों। चलिए अगला अब हमारा आता है, अगला हमारा आता है रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी भी नंदीवर्धन थी, मतलब नागपुर के पास वाले रीजन। महाराज की उपाधि भाई साहब ने ली थी। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि शैव धर्म को, मतलब भगवान शिव के ये उपासक थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, दैट इज ये लोग डिवोटी थे किसके? भगवान शिव के। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला दोस्तों हमारा आता है पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम की भी अगर मैं बात करूं तो इनके पिताजी थे हमारे रुद्रसेन प्रथम। नंदीवर्धन इनकी राजधानी थी और ब्राह्मण धर्म को ये लोग माना करते थे। देखिए अब मैंने आपको बताया कि आपको वाकाटक वंश में सिर्फ एक ही आदमी का नाम याद रखना है। कौन है वो? हमारा जिसने शादी की थी प्रभावती गुप्ता से, रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय की दोस्तों किससे शादी होती है? हमारी प्रभावती गुप्ता से शादी होती है, ठीक है। और किसकी बेटी थी वो? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। और इनके कहने पर ही इनने कौन सा धर्म अपनाया था? वैष्णव धर्म को अपनाया था। ऐसा कोई धर्म नहीं था, मतलब वैष्णव धर्म को मानने लगे थे, उसको फॉलो करने लगे थे। भगवान विष्णु जी के उपासक बन गए थे। पहले इनके कौन थे? शिव भगवान की पूजा किया करते थे। अब किसकी करने लगे? भगवान विष्णु की करने लगे। इनका बेटा आगे चलकर किसकी करने लगेगा? वापस वो भगवान शिव की पूजा करने लगेगा, वापस उनका डिवोटी हो जाएगा, वो उनका उपासक हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा साथियों क्या आता है कि इनने महाराज की उपाधि धारण की हुई थी। फिर अगला हमारे कौन आते हैं? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय देखिए इनने भी शैव धर्म अपना लिया वापस से और प्रवरपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और आपको याद रखनी है कि प्रवरसेन द्वितीय ने रचना की थी किसकी? सेतु बंध की रचना की थी। और सेतु बंध की रचना के साथ साथ इनको ही रावण वहु कहा जाता है। किसको? सेतु बंध को। सेतु बंध की रचना किसने की है मेरे प्यारे साथियों? प्रवरसेन द्वितीय ने की है। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंध की हमारी रचना की है। और रावण वहु किसको कहते हैं? हमारे सेतु बंध को ही कहते हैं। ये चीज पूछी गई है एसएससी सीजीएल में, तो ये चीज बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। और प्रवरसेन द्वितीय है ये। तो प्रथम कौन थे? सबसे पावरफुल रूलर किसके? वाकाटक डायनेस्टी के। और उनके समय पे ही कितने अश्वमेध यज्ञ हुए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, याद है ना? जी हाँ। चलिए अगला हमारा क्या आता है साथियों, इसी के साथ हमारी वाकाटक डायनेस्टी खत्म होती है। आज जो है दोस्तों बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आएंगी, तो इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर अगली हमारी आती है मौखरी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज। तो अब हम मौखरी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज के बारे में देखेंगे। आगे चलकर आप जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखेंगे तो वहां पर लड़ाई छिड़ जाती है ना। लड़ाई छिड़ेगी किस जगह के लिए? कन्नौज के लिए छिड़ेगी। तो ये चीज भी आपको याद रखना। और कन्नौज को ही हम कहते हैं परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर साथियों अगला हमारा आता है मौखरी डायनेस्टी के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो इसके संस्थापक कौन थे? हमारे हरिवर्मन थे। और 550 से लेकर 606 एडी तक इनका शासनकाल रहता है, जो कि एक बहुत छोटा ही शासनकाल है, तो इनका ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। कन्नौज वाले रीजन में रहा करते थे, जिसको हम कन्या कुब्ज भी कहते थे। और ये लोग क्या थे? क्षत्रिय थे। और मूल क्षेत्र इनका बोध गया बिहार वाले रीजन में था। तो आपको हरिवर्मन देखना है, फिर ईशान वर्मन, फिर सर्ववर्मन, फिर अवंती वर्मन, फिर ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मौखरी को पढ़ते ही ग्रहवर्मन की वजह से हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ग्रहवर्मन की शादी होती है किससे? आगे चलकर आप पढ़ेंगे पुष्यभूति के एक बहुत प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री। तो राजश्री से किसकी शादी होगी? हमारे ग्रहवर्मन की शादी होगी। उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं इसके संस्थापक की बात, तो कौन थे? हमारे हरिवर्मन इसके संस्थापक थे। और नेक्स्ट हमारे आते हैं ईशान वर्मन।
सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक हमारे मौखरी वंश के कौन थे साथियों? ईशान वर्मन और महाराजा धीराज की इन्होंने भी उपाधि की धारण की हुई थी, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है सर्ववर्मन, ये थे हमारे बेटे ईशान वर्मन के। फिर हमारे आते हैं अवंती वर्मन, ये थे हमारे पिता ग्रहवर्मन के। और अब हमारे आते हैं ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन का नाम आपको क्यों याद रखना है दोस्तों? क्योंकि उनकी शादी होती किससे? राज्यश्री से शादी होती। किससे शादी होती? राज्यश्री से शादी होती। और राज्यश्री किसकी बहन थी? हर्षवर्धन की बहन थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर हमारा क्या आता है? लगभग 606 ईस्वी में क्या होता है? देवगुप्त और शशांक देवगौड़ा क्या होते हैं? ये दोनों मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं? ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। जस्ट अब भी मैं अब आपको आगे चलकर थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या थे और कैसा क्या हुआ था। फिर दोस्तों अगला अब हमारा क्या आता है? मैत्रक डायनेस्टी ऑफ वल्लभी। अगली डायनेस्टी हमारी आती है मैत्रक डायनेस्टी ऑफ वल्लभी, जिसके संस्थापक हमारे कौन थे? भट्टार्क थे। भट्टार्क का नाम आपको याद होगा क्योंकि इन्होंने ही भाई साहब ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी? वल्लभी विश्वविद्यालय, दैट इज वल्लभी यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है हमारे? भट्टार्क हैं, है ना, याद है। और कुमारगुप्त प्रथम किसके फाउंडर हैं? हमारे नालंदा के हैं। ये सारी चीजें याद है। धर्मपाल किसके संस्थापक हैं? कमेंट सेक्शन में बता दोगे क्या? उदांतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये सारी चीजें याद है। विक्रमशिला कहाँ पर है? पढ़ाया था मैंने, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। फिर अगला हमारा दोस्तों क्या आता है कि भट्टार्क हमारे किसके संस्थापक थे? वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और वल्लभी कहाँ पे है बच्चों? हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में है। और सौराष्ट्र इनका मूल क्षेत्र था। और भगवान शिव के उपासक थे। और सबसे पावरफुल रूलर इसके होते हैं हमारे ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय का नाम आपको याद रखना है। इनको ही हम बाल आदित्य भी कहते थे। अब हमारे हर्षवर्धन की बेटी की शादी किससे होती है? ध्रुवसेन द्वितीय से होती है। ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ के थे? मैत्रक डायनेस्टी के थे। कहाँ के? वल्लभी के। तो ये चीज याद रहेगा। इसके संस्थापक कौन थे सौरभ सर? इसके संस्थापक थे मेरे प्यारे साथियों हमारे भट्टार्क। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट अब हमारी आती है पुष्यभूति डायनेस्टी। मतलब अब ये हमारे वर्धन डायनेस्टी आ जाती है और ये हमारे हर्षवर्धन भाई साहब का यहां से दबदबा शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो इसके संस्थापक का नाम था हमारा पुष्यभूति। और ये लोग मुख्यतः कन्नौज वाले रीजन में रहा करते थे। तो आपको ये जैसे कि दिख रहा होगा, ये है हमारा कन्नौज, ये इनका कैपिटल था, राजधानी था। और यहां पर पूरा ये इनका ही रीजन कहलाया जाता था। किन लोगों का? हमारा पुष्यभूति डायनेस्टी वालों का रीजन ये हमारा पूरा कहलाया जाता था। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि इसके संस्थापक, देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या होता है? इनका उदय होता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूएन सांग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनको वैश्य कहा जाता है। ह्यूएन सांग को ही साथियों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। दैट इज ट्रेवलर, मतलब प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स किसको कहा जाता था? ह्यूएन सांग को कहा जाता था। अब आपको फाहियान भी याद आ गया होगा। फाहियान किसके समय पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था, गुप्त वंश के टाइम पे, ठीक है। और ये हमारा ह्यूएन सांग किसके टाइम पे आया था? पूछा गया सवाल है किसमें? रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में, कि ह्यूएन सांग किसके समय पे आया था। उसने ऑप्शन दे डाले थे और क्वेश्चन असल में ये था कि किसके समय पे नहीं आया था। तो 3 ऑप्शन में आया होगा। तो 3 ऑप्शन अब कौन कौन से थे? सबसे पहला ऑप्शन था मेरे प्यारे साथियों हमारा किसके बारे में? हर्षवर्धन के समय पे आया था। पहली चीज तो ये हो गई। फिर किसके समय पे आया था? पुलकेशिन द्वितीय के समय पे भी आया था। मतलब ये लोग सब समकालीन है। और तीसरा ऑप्शन कौन था? नंदीवर्धन प्रथम। तो इन तीनों के समय पे ह्यूएन सांग इन तीनों के कोर्ट में गया था, इन तीनों के दरबार में गया था। और अब जो चौथा बचा उसके समय पे नहीं, उसमें नहीं गया होगा। तो क्या आप ऐसे एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चंस को? जी हाँ, करना ही पड़ेगा ऐसे एलिमिनेट, ठीक है। तो ह्यूएन सांग को ही क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगला मैंने आपको बताया कि ह्यूएन सांग ने इनको वैश्य कहा था। क्या कहा था? वैश्य कहा था। हर्षवर्धन से आगे चलकर मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा कि हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि किसने दी थी? हमारे ह्यूएन सांग ने दी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों? अगला हमारा आता है पुष्यभूति डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? हमारे पुष्यभूति से। और 6वीं से लेकर 7वीं ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और थानेश्वर, इनकी राजधानी शुरू में कहां थी दोस्तों? थानेश्वर में थी और बाद में कहां शिफ्ट हो गई? कन्नौज में हो गई। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। मैं हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किसका स्रोत कहां से मिलता है। देखिए हिस्ट्री बिना स्रोत की अधूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमको कहां से मिलती है। तो सबसे पहला हम स्रोत देखते हैं। तो फिर हमको कौन सी चीज कहां से मिलती है? तो अब हम देखेंगे कि हमको पुष्यभूति डायनेस्टी की जानकारी कहां से मिलती है। तो सबसे पहले तो हमारे हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने खुद इतनी सारी किताबें लिखी थी, लेकिन उनके अब एक कोर्ट पोएट भी थे, उनके एक दरबारी थे, है ना, जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट का नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी। क्या लिखी है? कादम्बरी। और क्या लिखी है?
हर्षचरित्र लिखी है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है पार्वती परिणय। तो ये तीनों रचनाएं किसकी है? हमारे हमारे बाणभट्ट की है। फिर हमारे हर्षवर्धन स्वयं आते हैं जिन्होंने रत्नावली लिखी है और भी बहुत सारी अन्य पुस्तकें लिखी है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, प्रियदर्शिका और नागरंध। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं साथियों? बाणभट्ट आते हैं। बाणभट्ट ने क्या? हरचरित्र और कादंबरी लिखी है, और क्या लिखी है? पार्वती परिणय भी लिखी है। क्या लिखी है साथियों? पार्वती परिणय। तो ये हो गया हमारा पहला बात। फिर हमारा आता है दूसरी बात कि हर्षवर्धन ने क्या लिखी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद लिखी है। तो यहां से हमको इनके लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पता चलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर साथियों अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख मैंने आपको बताया था, किसने लिखा है ऐहोल अभिलेख? हमारे पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी था, एक हमारा दरबारी था जिसका नाम क्या था? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने हमारे कौन सा अभिलेख लिखा है मेरे प्यारे साथियों? हमारा ऐहोल अभिलेख लिखा है। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा है, और इसी में हमको पता चलता है कि 618 एडी में हमारा नर्मदा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हर्षवर्धन के बीच में होता है। कौन सा? नर्मदा का युद्ध। आगे चलकर आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है बांसखेड़ा का अभिलेख, फिर हमारा आता है मधुबन का अभिलेख। और विदेशी यात्री हमारे कौन आए थे? ह्यूएन सांग आए थे, जिनको हम जुआन सांग कहते हैं, और ई सिंह भाई साहब आए थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं आपसे अब इनके शासनकाल की बात करूं, इनके रूलर्स की बात करूं, प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, तो सबसे पहले तो हमारे कौन आएंगे? पुष्यभूति ही आएंगे, है ना। फिर हमारे कौन आएंगे? नरवर्धन आएंगे, और फिर हमारे राज्यवर्धन प्रथम आएंगे, आदित्यवर्धन आएंगे। अब काम की चीज हमको सिर्फ किसके बारे में याद रखनी है? इन तीनों के बारे में याद रखनी है। ये है हमारे बापराम जी, मतलब पिताजी हैं, और इनके दो बेटे हैं, और एक बिटिया रानी है जिसका नाम है हमारा राजश्री। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप संस्थापक का नाम याद रख लो। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। क्लियर हो गया। दूसरा, आप नरवर्धन का भी नाम याद रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक हम नरवर्धन को कहते हैं। ये क्लियर हो गया, और यहीं से हम वर्धन डायनेस्टी भी इसको कहना शुरू कर दिए थे। ये दो बातें हो गई। अब हमको नीचे आते जाना है, तो नीचे आ गए तो अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए प्रभाकर वर्धन के पास। प्रभाकर वर्धन जो थे वो हमारे बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। किसके? हमारे पुष्यभूति डायनेस्टी के। प्रभाकर वर्धन की अगर बात करूं आपसे दोस्तों, तो इनको ही एक उपाधि मिली थी, हुड़ हरिड़ केसरी की उपाधि मिली थी। कौन सी? हुड़ हरिड़ केसरी की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी साथियों? क्योंकि इन्होंने हुड़ों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मैंने आपको बताया था गुप्त वंश के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था हमारा हुड़ों का आना, हुड़ों का आक्रमण करना। हुड़ों में भी दो मेन कौन थे हमारे? एक थे हमारे तोरमन, और एक थे हमारे मिहिर कुल। तो इन दोनों को हमारे आए और आक्रमण किए थे। तो अगर मैं आपसे इनकी बात करूं कि हमारे कौन आते हैं? प्रभाकर वर्धन। तो इनको कौन सी उपाधि मिली थी? हुड़ हरिड़ केसरी की उपाधि मिली थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब मैं आपसे इनके बच्चों की बात करता हूं। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? हमारे सबसे पहले आते हैं बड़े बेटे, जिनका नाम था राज्यवर्धन। कौन थे? राज्यवर्धन। फिर हमारे छोटे बेटे साहब, छोटे लाल दुलारी कौन आते हैं? हर्षवर्धन आते हैं। फिर बिटिया रानी कौन रहती है? तो बिटिया रानी रहती है हमारी राजश्री। तो इनकी अब हमने पढ़ा था कि राजश्री का विवाह किससे होता है? मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ होता है। और हमने पढ़ा था ग्रहवर्मन को छलपूर्वक दो लोग मार देते हैं, जिसमें से एक कौन रहते हैं? हमारे देवगुप्त रहते हैं, और एक और हमारे शशांक देवगौड़ा रहते हैं बंगाल वाले रीजन के। तो आइए अब हम वहीं से शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वर्धन वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक बने थे, और वास्तविक संस्थापक कहीं ना कहीं हम इन्हीं को मानते हैं। किसकी बात हो रही है? हमारे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बात हो रही है। इनको दो बहुत ही फेमस उपाधियां मिली थी, जिसका है परम भट्टार्क और महाराजा धीराज की इनको उपाधियां मिली थी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा था कि हुड़ हरिड़ केसरी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुड़ हरिड़ केसरी की इनको उपाधि मिली थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और कहां पे पता चलती है हमको? हर्षा चरित्र में लिखते हैं। और हर्षा चरित्र कौन लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों? बाण भट्ट ने लिखी है। क्या लिखी है? हर्ष चरित्र लिखी है, ठीक है। और हर्ष चरित्र के अलावा बाण भट्ट ने और क्या क्या लिखी है? कादंबरी लिखी है। और क्या लिखी है? हमारा हर्ष चरित्र तो लिखी है, और हमारा पार्वती परिणय भी इनने लिखी है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और फिर अगला आता है कि इनकी शादी किससे हुई थी? तो महासेन गुप्त से हुई थी, जो कि उत्तर गुप्त वंश से थी। और फिर अगला आता है दोस्तों हमारे प्रभाकर वर्धन की। मैंने आपको बताया तीन संतान थी। बड़े बेटे कौन थे? राज्यवर्धन। फिर हमारे कौन आते हैं? हर्षवर्धन। और बिटिया रानी कौन थी? हमारी राजश्री थी, विमल नहीं, राजश्री थी, ठीक है। चलिए, तो राजश्री का विवाह किससे होता है? हमारे मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से होता है। किससे होता है? ग्रहवर्मन से होता है। तो चलिए आज आपको मैं कहानी बताता हूं इसके पीछे। देखिए, ये हमारी है कौन? राजश्री। इसका विवाह हो जाता है, किसके साथ होता है साथियों? ग्रहवर्मा के साथ होता है।
तो राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मा से हो गया। अब देखिए, अब ये बात दो लोगों को खटक गई। एक का नाम था देवगुप्त। कौन था साथियों? एक था हमारा देवगुप्त और एक और कौन था? शशांक गौड़। इन दो लोगों को ये बात खटक गई। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या होता है, देवगुप्त और हमारा शशांक देवगौड़ा क्या कर देते हैं? छल पूर्वक किसको मार देते हैं? हमारे ग्रहवर्मा को मार देते हैं। मार दिए, पहली बात ये क्लियर होगा। और ये लोग बंदी बना लेते हैं किसको? हमारे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन किसको? राजश्री को बंदी बना लिए। देख रहे हो, इतनी हिम्मत हो गई इनके अंदर। फिर अगला क्या आता है? राजश्री को बंदी बना लेते हैं, तो ये बात किसको पता चल जाती है? हमारे राज्यवर्धन मतलब बड़े भैया को पता चल जाती है। तो फिर क्या होता है दोस्तों हमारा कि राज्यवर्धन जाता है और किसको मार देता है? देवगुप्त को मार देता है। अब ये इनने इसको मार दिया। अब क्या होता है, जब वो वापस आ रहे होते हैं तो शशांक देवगौड़ा छल पूर्वक किसको मार देता है? हमारे राज्यवर्धन को मार देता है। तो फिर अगली कहानी अब हमारी क्या होती है कि जो हमारा शशांक गौड़ा रहता है वो छल पूर्वक मतलब हमारा जो छल बिट्रियल करके किसको मार देता है? हमारे राज्यवर्धन को मार देता, मतलब बड़े भैया को मार दिया। तो अब हमारे कौन बचे? अब हमारे छोटे भाई साहब बचे, छोटे नवाब बचे। छोटे नवाब कौन है? हमारे हमारे हर्षवर्धन है। तो अब हमारे हर्षवर्धन आते हैं। तो हर्षवर्धन की अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हर्षवर्धन के पास ये जानकारी कौन देता है? एक कुंताल नामक घुड़सवार रहता है। कुंताल नामक घुड़सवार रहता है, वो उनको जानकारी देता है कि आपके बड़े भाई का निधन हो गया है, शशांक गौड़ा ने उनको मार दिया है। चलिए, अब ये हो गई दूसरी बात। फिर क्या होता है साथियों कि हर्षवर्धन जाते हैं और काफी समय के बाद, बहुत साल लग गए थे, हर्षवर्धन जाते हैं और हमारे शशांक गौड़ का मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? हमारा ये वाली लड़ाई जो हमारी राइवलरी रहती काफी सालों तक चलती है और यहाँ पे वो अपनी बहन राजश्री को जो मुक्ति दिलवा देते हैं, मतलब मुक्ति दिलवा देते हैं बोल रहा हूँ, सॉरी, वहां से बंदी बनी रहती है तो उसको वहां से छुड़ा लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए देखिए, राज्यवर्धन कौन थे? हमारे बड़े भाई थे। किसके? हर्षवर्धन के। और ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब ही इज द एल्डर सन, है ना? ही इज द एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि मालवा के देवगुप्त ने कन्नौज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मन की क्या कर दी? हत्या कर दी और राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है राज्यवर्धन ने देवगुप्त को क्या कर दिया साथियों? पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। फिर अगला हमारा आता है गोंड नरेश शशांक ने क्या कर दिया? छल पूर्वक हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की। और ये खबर हमको हर्ष को पता चलती है किसके थ्रू? कुंताल के थ्रू। और कुंताल कौन था? हमारा घुड़सवार था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इट मींस दैट Rajyavardhan defeated and killed Devgupta, and next treacherously murdered by Shashank of Goda, और हर्ष received the news of his death from कुंताल। तो कुंताल नामक घुड़सवार से हर्ष को क्या होती है? वो खबर सुनने को मिलती है। नेक्स्ट आता है साथियों हमारा कि अब चलिए मैं अब आपको इस टेबल के थ्रू पूरा शानदार तरीके से समझाता हूं। देवगुप्त थे हमारे कहां के? मालवा के थे। देवगुप्त किसको मार देते हैं? हमारे ग्रहवर्मा को मार देते हैं और राजश्री का हस्बैंड थे वो। और फिर देवगुप्त क्या करता है कि इंप्रिजन कर लेता है किसको? राजश्री को बंदी बना लेता है। फिर अगला क्या आता है हमारा दोस्तों कि हर्षवर्धन जो रहता है वो डिफीट कर देता है किसको? हमारे देवगुप्त को। जो हमारे हर्षवर्धन राज्यवर्धन रहते हैं वो किसको मार देते हैं? देवगुप्त को मार देते हैं। और फिर हमारे आते हैं शशांक गौड़। शशांक गौड़ क्या कर लेते हैं? शशांक गौड़ हमारे राज्यवर्धन को मार देते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि राज्यवर्धन की डेथ के बाद हर्षवर्धन क्या करते हैं? राजा बन जाते हैं और वो बदला लेते हैं अपने बड़े भाई के मृत्यु का और अपनी बहन राजश्री को वहां से छुड़ा लाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देवगुप्त ग्रहवर्मा को मार देते हैं, देवगुप्त राजश्री को बंदी बना लेते हैं, फिर राज्यवर्धन जाते हैं और अपनी बहन को छुड़ाते हैं और फिर क्या होता है? देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर देते हैं। शशांक देवगौड़ा जब हमारे राज्यवर्धन वापस आ रहे होते हैं तो उनको क्या होता है? छल पूर्वक वो मार देता है। ये खबर कुंताल नामक घुड़सवार किसको देता है? हमारे हर्षवर्धन को देता है। हर्षवर्धन आते हैं और हमारा किसको निपटा देते हैं? शशांक गौड़ा को मार देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सत्यनारायण की कथा समाप्त होती है ना? देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे भी अभी कॉम्प्लिकेटेड चीज अभी एक और आगे आएगी। हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? हमारे 3 डायनेस्टीज के बीच में हुआ था। सबसे पहले हमारी आती है राष्ट्रकूट, फिर गुर्जर प्रतिहार, फिर पाल। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे साथ में, एंजॉय भी करेंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करवा देंगे, प्यार मोहब्बत भी करवा देंगे, मालविका और अग्निमित्र की हम प्रेम कहानी भी करवा देंगे और इन लोगों की लड़ाई भी करवा देंगे। तो सब चीजें हैं, हिस्ट्री इसीलिए तो मजेदार है कि उसमें हर एक चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
लेकिन हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि जो पहले इन्होंने गलतियां की हैं वो गलतियां अब आपको नहीं करना है, वो आप खुद ही से सीखेंगे कि किसने क्या गलतियां किया है। कब? जब आपका दिमाग खुल जाएगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए मन लगा के, है ना। तो अब हमारे आते हैं राजा हर्षवर्धन। 606 एडी, दैट इज 606 ईस्वी में ये क्या होता है, शासनकाल में आते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ह्वेन सांग ने इन्हें शील आदित्य की उपाधि दी थी। ह्वेन सांग ने हमारे हर्षवर्धन को शील आदित्य की उपाधि दी थी और पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक थे। ये चीज तो मैंने आपको बताई ही थी। और उपाधियों की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो उपाधियों में हमारे सबसे पहले आती है कि इनको परम भट्टार्क की उपाधि मिली थी और महाराजा धीराज की मिली थी। फिर हमारा आता है परमेश्वर, फिर हमारा आता है सार्वभौम, फिर हमारा आता है चक्रवर्ती, फिर हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक उपाधि है सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसको मिली थी? हमारे हर्षवर्धन को मिली थी। शीलादित्य की उपाधि किसको मिली थी? हमारे हर्षवर्धन को मिली थी। तो ये चीज आपको याद रहेगी। जी हाँ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सकलोत्तर पथनाथ, ये चीज भी आपको याद रखना है। हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो इसको आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, सकलोत्तर पथनाथ, ठीक है। चलिए, और शीलादित्य किसने कहा था? ह्वेन सांग ने कहा था। फिर दोस्तों, इनने किस किस से लड़ाई की थी? इनका विस्तार, इनने अपने राज्य का विस्तार किया। शशांक को हराया इनने और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। पंजाब, कन्नौज, गोंड, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में इनने रूल किया। और वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय, मैंने अभी आपको बताया था, वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय से अपनी पुत्री का क्या किया? विवाह किया और मैत्रीपूर्ण संबंध इनने स्थापित किए। दोस्तों, अब अगला हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक युद्ध, एक और होता है हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन क्या हो गए थे? लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहलाए जाने लगे थे। सकलोत्तर पथनाथ मतलब हमारा लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कौन थे? हमारे हर्षवर्धन थे। तो देखिए, हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 618 एडी में, 618 ईस्वी में, कब? 618 ईस्वी में, 618 एडी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा साथियों? इन्होंने एक युद्ध लड़ा पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन द्वितीय की अगर मैं आपसे बात करूं तो चालुक्य वंश के एक बेहद ही प्रतापी शासक माने जाते थे। कौन? हमारे पुलकेशिन द्वितीय। और चालुक्य में भी कहाँ के? हमारा बदामी वाला जो क्षेत्र है, वटापी वाला क्षेत्र है, वहां के हमारे एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। अब मैं आप बदामी और वटापी आ ही गया है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वटापी कोंडा किसको कहते थे। तो हमारा वटापी कोंडा नरसिंह वर्मन प्रथम को कहा करते थे। ये चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों कि लड़ाई में क्या होता है। लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और हमारे जो हर्षवर्धन रहते हैं वो भाई साहब हार जाते हैं। अब हर्षवर्धन हार गए, तो हर्षवर्धन जब हार जाते हैं तो इसका वर्णन हमको कहाँ को देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन हमको ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। किसने लिखवाया था? किसने लिखवाया था? रवि कीर्ति जी ने लिखवाया था। जी हाँ, रवि कीर्ति जी ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो प्रयाग प्रशस्ति से? मत होना, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? हमारे, जल्दी बताइए, हरिसेन ने लिखवाई थी। मन में थोड़ा लाया करो भैया ये सब चीजें, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? यह युद्ध हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया और यह युद्ध नर्मदा, या फिर नर्मदा जी को हम और किस नाम से जानते हैं? रेवा, रेवा के नाम से जानते हैं नर्मदा जी को, तो उस नाम से भी हुआ था, है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था और इसका उल्लेख हमको रवि कीर्ति की ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है साथियों। अगला अब हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है कि ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख हमारा है कहां पे? तो ये हमारे कर्नाटक वाले रीजन में है। अभी आज की प्रेजेंट डेट में मेगुती जैन मंदिर में है। और किस, इसके रचयिता कौन है हमारे, मतलब इसके क्रिएटर कौन है? तो रवि कीर्ति जी इसके क्रिएटर हैं। और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा इनने खूब बढ़ चढ़ के की है। और रेवा का युद्ध इसमें हमको देखने को मिलता है। महाभारत की तिथि हमको इसको देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आगे चलकर हमने देखा था कि ह्वेन सांग इनके समय पे भारत देश आते हैं। ह्वेन सांग के ही कहने पर इन्होंने हमारे महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? हमारे हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने हमारा बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसमें भी कौन सा? महायान। हमने पढ़ा था साथियों, एक होता है महायान, एक होता है हीनयान। हीनयान मतलब होता है लेसर व्हीकल, मतलब छोटा वाहन। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल, मतलब बड़ा वाहन, ठीक है। तो हीनयान में कौन हुआ करते थे? अरहत हुआ करते थे। अरहत कौन होते थे? जो स्वयं ही अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति दिलवा देते थे। और हमारा जो महायान होता था, महायान में कौन होते थे? बोधिसत्व हुआ करते थे, जो खुद तो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, ठीक है, लिबरेट कर लिए हैं खुद को, लेकिन अब दूसरों को लिबरेट करने के रास्ते में निकल पड़े हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको याद होगी। एक और बात सुन लीजिए कि जो हमारा हीनयान होता है उसमें
हीनयान को ही हम थेरवाद कहते हैं और हीनयान को ही हम दक्षिण बौद्ध धर्म भी कहा करते हैं, क्योंकि ये हमारा श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड वाले रीजन में मिलता है। और अगर मैं आपसे बात करूं महायान की, तो महायान को हम उत्तरी बौद्ध धर्म कहते हैं, क्योंकि वो हमारे चाइना, तिब्बत, इन सब रीजनों में मिलता है। और महायान की ही एक शाखा वज्रयान है। ये चीजें आपको याद होगी। वज्रयान वो होता है जिसमें आपको इंस्टेंटली, मतलब आपको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होता है, तो आप वज्रयान को फॉलो करते हो। और तिब्बती बौद्ध धर्म भी इसको कहते हैं, क्योंकि तिब्बत में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रारंभ में हमारा शैव धर्म को अपनाया करते थे कौन? हमारे हर्षवर्धन। और हिंदू धर्म को माना करते, हिंदू धर्म के थे ऑब्वियसली। फिर बाद में ह्यूएन के कहने पर, जिसको हम ज़ुआनज़ांग कहते हैं, उनने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अगर मैं आपसे ह्यूएन की बात करूं, तो भाई साहब को हम यात्रियों का राजकुमार कहते थे। क्या कहते थे? यात्रियों का राजकुमार। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। तो प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स हम किसको कहते थे? हम ह्यूएन को कहते थे। पहली बात ये हो गई। फिर अगला हमारा आता है चीनी बौद्ध भिक्षु थे ये हमारे ह्यूएन, और हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और किसके शासनकाल में आया था? चलो मैं बता देता हूं। पुलकेशिन द्वितीय के में आए थे, और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के समय पे कौन आया था? हमारा ह्यूएन आया था। और अगला हमारा क्या आता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को क्या कहा था? शील आदित्य कहा था। शील आदित्य की उपाधि इनने दी थी हर्षवर्धन को। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या आती है कि इन्होंने भाई साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सी यू खी। तो सी यू खी नामक इनने एक पुस्तक लिखी। तो फू खोखी किसने लिखी? फू खोखी हमारे लिखी थी। किसने? हमारे फाहियान ने लिखी थी। फा से फा, तो फा फू खोखी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अब अगला आता है हमारा कुछ प्रमुख रचनाएं। तो देखिए सबसे पहला हमारा हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हमारे बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट किसके कोट पोएट थे? हमारे हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन की जीवनी के ऊपर आधारित थी हमारी हर्षचरित्र। फिर अगला हमारा आता है कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखी? हमारे बाणभट्ट ने लिखी। और नेक्स्ट हमारी आती है पार्वती परिणय। ये भी किसने लिखी साथियों? हमारे बाणभट्ट ने लिखी। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले ही लेक्चर में, अगले वाले टॉपिक में बहुत ही जल्द, जिसका टॉपिक का नाम है हमारा राष्ट्रकूट डायनेस्टी, फिर हमारा गुर्जर प्रतिहार, फिर हमारा पाल डायनेस्टी। तो इन तीनों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, और उसमें ही हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखेंगे। तो चलिए साथियों, अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।